नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं भारत जोड़ो पदयात्रा एक समीक्षा इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर के.एस. भारद्वाज। के.एस. भारद्वाज ने ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं हिंदी और अंग्रेजी में। डॉक्टर भारद्वाज जो है ये भगवान परशुराम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत हरियाणा के पूर्व निदेशक प्राचार्य रहे हैं। लगभग यह उनकी 30वीं पुस्तक है। अंग्रेजी और हिंदी की मिला के विविध विधाओं पर पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उपन्यास, कविता, नाटक, ऐतिहासिक पुस्तक, नारी विमर्श और चंबल की शिक्षा, राजकुमारी रूपमती, इस तरह की ढेर सारी कृतियां लिख चुके हैं। भारत जोड़ो पदयात्रा जो है वह इस पुस्तक को लिखने के पीछे उनकी दृष्टि यह थी कि राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और जो भारत में विपक्ष की राजनीति का मुख्य स्वर हैं, उन्होंने दरअसल भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की और उस यात्रा का दस्तावेजीकरण हो सके, उस यात्रा के बारे में एक दृष्टि आ सके और सभी के पास वह पुस्तक के रूप में उपलब्ध हो सके। डॉक्टर के.एस. भारद्वाज ने इसी के लिए इस पुस्तक को लिखा। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि तुषार गांधी जब इस यात्रा में शामिल हुए तो उनको लगा कि वो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग उस यात्रा में शामिल हुए उनके अनुभव बहुत अलग थे। अब इस पुस्तक में के.एस. भारद्वाज यह देखने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर उस यात्रा की आवश्यकता क्या पड़ी। तो यात्रा के पहले जो परिवेश था देश का, इनका कहना यह है कि जो सामाजिक परिवेश था भारत का वह काफी कुछ प्रभावित होने लगा था। इसलिए प्रभावित होने लगा था कि कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर, कुछ लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, कुछ लोग भारतीय समाज की जो समरसता है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और इसके पीछे एक उन्माद का परिवेश फैल गया था। इन्होंने कहा है कि 1843 में मार्क्स ने कहा था कि धर्म में अफीम का नशा है। यह कथन दरअसल सार्थक हो रही थी। के.एस. भारद्वाज इस पुस्तक में कहते हैं कि चूंकि अधर्म फैल रहा था धर्म के नाम पर, सत्ता उनका पोषण कर रही थी। जो लोग हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर सनातन संस्कृति को प्रभावित कर रहे थे। इनका कहना यह भी है कि हिंदू दरअसल हिंदुकुश पर्वत के उस पार रहने वाला हर व्यक्ति था। उसमें उस समय तो जब हिंदू शब्द का उपयोग किया गया तो ईसाई और इस्लाम तो पैदा भी नहीं हुए थे। यानी ईसा पूर्व 2 शताब्दी पहले ही यहाँ रहने वाले, इस जमीन पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया था। बाद में जो भी भारत की धरती पर रहा वह हिंदू इसलिए कहलाया, चाहे वह सिख रहा हो, चाहे वह ईसाई रहा हो, चाहे वह पारसी रहा हो। के.एस. भारद्वाज का कहना है कि जो सामाजिक माहौल था उसमें स्थिति ये थी कि अगर कोई मुस्लिम कुछ बोलता है तो उसका घर बुलडोजर से ढहा दो, अगर कोई सरकार का विरोधी बोलता है तो उसका घर बुलडोजर से ढहा दो, लेकिन अगर कोई सत्ता पक्ष का आदमी है तो उसका संरक्षण करो, चाहे वह किसी भी तरह का अपराधी हो। तो ये सामाजिक माहौल था। उनका कहना है कि आर्थिक परिवेश जो है वो बहुत खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो बैंकों का पैसा जो है बहुत सारे लोग लूटकर विदेशों में भाग रहे थे। सफेद पोश लोग जो है करोड़ों अरबों की ठगी कर रहे थे। जनता का पैसा लुट रहा था और गरीब और वंचित जो है वह आर्थिक विषमता का, विसंगति का शिकार था। इसके अतिरिक्त जो किसानों की समस्या थी, जो जीएसटी के चलते व्यापारियों की समस्या थी, उसके चलते एक माहौल ऐसा बन गया था कि समाज को कोई
एक दिशा दी जाए। तीसरे बिंदु पर वो कह रहे हैं कि संसदीय परिवेश भी जो भारतीय प्रजातंत्र का है वह प्रभावित हो गया था, इसलिए प्रभावित हो गया था कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वह सत्ता पक्ष के हित में काम करने लगे थे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन पर सीधा सीधा के.एस. भारद्वाज आरोप लगाते हैं कि 1962 में जब भारत पर चीन का हमला हुआ था तो विपक्ष की कोई संख्या बल न होने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे सांसदों को यह मौका दिया था, और जब उस पर संसद में चर्चा हुई थी तो अपनी पूरी आलोचना सुनी थी। लेकिन आज सरकार की आलोचना का मतलब देश का विरोध करना मान लिया जाता है, और न केवल संसद में माननीय सांसद हूट करते हैं, असंसदीय आचरण करने लगते हैं, विपक्ष की कोई आवाज होती है तो बहुमत जो है उनके प्रति असहिष्णु हो गया है, बल्कि जो लोग संसद की कार्रवाई की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो लोग भी पक्षपाती आचरण करते हैं और बाहर जाकर संसद के बाहर भी उनकी आलोचना करते हैं। कृषि बिल और चीन के अतिक्रमण उन्होंने इसमें उल्लेख किया है और कहा है कि ये जो राजनीतिक परिवेश था उसने भी इस देश को वह अवसर दिया जिसके चलते इस यात्रा की ज़रूरत थी। उसके बाद वो सांप्रदायिक परिवेश पर आते हैं और राम मंदिर मसले को उठा कर लाते हैं कि राम मंदिर का निर्माण भले ही सुप्रीम कोर्ट से यह मामला सुलझ गया हो, लेकिन जो मंदिर निर्माण के नाम पर या धार्मिक स्थलों के विकसित करने के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सांस्कृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाता रहा है। बनारस का उदाहरण उन्होंने दिया है कि बनारस में काशी विश्वनाथ धाम का जिस तरह से विस्तार किया गया, हजारों जो मंदिर थे, छोटे मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया और यह एक तरह से सांस्कृतिक प्रहार था। यहाँ पे वो भगवान केदारनाथ धाम का भी उल्लेख करते हैं कि वहाँ की भी विकास के नाम पर जो पौराणिक छवि है वह नष्ट की जा रही है, उसकी प्राकृतिक वातावरण को नष्ट किया जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसने एक तरह से जो वादा किया था वह आम जनता को लेकर जो वादा किया था वो नहीं निभाया, इसलिए यह जरूरी था कि इस तरह की यात्रा हो। इसीलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब उसके बाद वो यात्रा में जो जन भागीदारी है उसका उल्लेख करते हैं कि किस तरह से यह यात्रा जब शुरू हुई और इसके खिलाफ तमाम तरह के कुप्रचार किए गए। यह कभी कहा गया कि उन्होंने विवेकानंद जी की समाधि पर उनका ध्यान नहीं दिया, विवेकानंद जी से जुड़े हुए स्थलों पर नहीं गए या रास्ते के ऐतिहासिक स्थलों पर नहीं गए। कभी यह कहा गया कि राहुल गांधी की टी शर्ट महंगी है, कभी यह कहा गया कि उनके जूते महंगे हैं, कभी उनसे जुड़े सवाल पर। तो उन्होंने इस पर दृष्टि डाली है और उनका कहना है कि दरअसल यह यात्रा जन भागीदारी से आगे बढ़ी थी। इस यात्रा ने राहुल गांधी के अनुभव को विस्तृत किया। इस यात्रा ने यह बताया कि नहीं, देश के आम बाशिंदों की जो अहमियत है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वह दरअसल रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई हैं, अपने विकास से जुड़ी हुई हैं। इस यात्रा ने जो भिन्नता में एकता का तत्व है उसको मजबूत किया। संचार माध्यमों के ने जिस तरह से समाज में यह वातावरण डाला था कि राहुल गांधी की अपनी पहचान एक पप्पू की या एक ऐसे राजनेता की है जिसको कुछ नहीं आता, वह बदलती है। इस यात्रा के दौरान प्रकृति के संरक्षण की बात उठी थी, शोषित जो किसान थे उनके आंदोलन की बात उठी थी, बेरोजगारी का संकट, नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज की जो बात थी, लोकतंत्र की संरक्षा की बात थी, आर्थिक विषमता की बात थी, यहाँ तक कि कश्मीर की स्थिति की भी बात थी। वह सब सामने आया। पत्रकारों की भी दृष्टि बदली और भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है, और राहुल गांधी इस यात्रा के बाद लेखक का कहना है, डॉक्टर के.एस. भारद्वाज का कहना है कि इस बात को राजनीतिक सफलता और असफलता की कसौटी पर न देखें, लोकसभा की सीटों की संख्या पर न देखें, बल्कि इस दृष्टि से देखें कि किसी एक राजनेता ने इस देश को जोड़ने के लिए किस तरह से
न केवल महीनों की मेहनत की बल्कि सड़क पर रहा और उससे उस राजनेता का कद निश्चित रूप से बढ़ा होगा। भारत जोड़ो पदयात्रा एक समीक्षा पुस्तक इसी बात को इसी निष्कर्ष के साथ आती है कि आप इस पुस्तक से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। वह यह भी कहते हैं लेखक कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपको अरुचिकर लगे। अगर आप कांग्रेस के विरोधी हैं तो आपको अरुचिकर लग सकती है, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आपको अरुचिकर लग सकती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि दरअसल जिस तरह से आम आदमियों से जुड़ने की कोशिश किसी एक राजनेता ने की थी और भारत की समस्याओं को समझने की कोशिश की थी, उसके अपने अर्थ हैं और कम से कम किसी और के लिए वह अर्थ हो या ना हो, उस व्यक्ति के लिए अर्थ हैं जो इस देश को समझने के लिए सड़क पर था। इस पुस्तक को अद्विक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। कई डिस्क्लेमर के साथ यह पुस्तक आई है। हर पहले पन्ने पर और आखिरी पन्ने पर भी लेखक ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह पुस्तक किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं लिखी गई है। जो कुछ वह समझ पाए हैं, जो कुछ उन्होंने उस यात्रा के दौरान देखा है, जो कुछ सामाजिक पटल और समाचार पत्रों में छपा था और उनके चित्रों के साथ, उनको पढ़ने के साथ जो उन्होंने अध्ययन किया, उस पर यह बात लिखी है। मूल्य 200 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की है 138। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।